Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing good and preparing well for your coming examination. This is Naveed sir, your botany educator. This time Kai is presenting an important series for NEET aspirants who are going to appear in NEET 2025 and that is NEET Rahnuma series. इस सीरीज में हम सारे सब्जेक्ट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. एनसीईआरटी के एक एक लाइन डिस्कस यहाँ पे होगी, पीवाईक्यूज को डिस्कस किया जाएगा और हर सेशन के लास्ट में हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जिसमें आपको पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होगी. तो आज हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, दैट इज लिविंग वर्ल्ड. अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हम टेक्सोनोमिक हायरार्कीज को कैसे याद रखेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स को कैसे अप्रोच करेंगे. तो आज हम उन सारे चीजों को यहां पे सॉल्व करने वाले हैं. हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर को, दैट इज लिविंग वर्ल्ड. इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एनसीईआरटी पे एक आपको फोटोग्राफ मिलेगा एक साइंटिस्ट का, दैट इज अर्नेस्ट मेयर. अब इसके बायोग्राफी में आपको 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें तो याद रखनी ही रखनी होगी. पहला पॉइंट, ये वो साइंटिस्ट है जो कंप्लीट 100 साल इसने जिया, 1904 से लेके 2004 तक पूरी सेंचुरी मारी इसने. एंड दिस मैन वाज कंसिडर्ड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ही गेव द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज. अर्नेस्ट मेयर ने कहा कि हम स्पीशीज किसको बोलते हैं. पहली बार इसने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया स्पीशीज का. ही सेड स्पीशीज ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है which are capable to interbreed. अब not only interbreed, but they can give rise to fertile young ones. इन्हें वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीडिंग भी कर सकते हैं और इंटरब्रीडिंग के बाद इनसे फर्टाइल यंग वंस पैदा होते हैं. मतलब कि इनसे ऐसी प्रोजनी बनती है जो आगे जाके रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लायन और टाइगर का क्रॉस करेंगे, वहां से जो ऑफस्प्रिंग बनता है दैट्स कॉल्ड लाइगर. अब लाइगर जो है ये एक स्टीराइल ऑर्गेनिज्म है, ये आगे जाके रिप्रोडक्शन नहीं करेगा. इसका मतलब लायन और टाइगर से जो ऑफस्प्रिंग बना, जो यंग वन बना, इट इज अनएबल टू रिप्रोड्यूस. क्लियर? तो मतलब लायन और टाइगर जो है ये सेम स्पीशीज नहीं है. अर्नेस्ट मेयर ने कहा सेम स्पीशीज, वो दो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज से बिलोंग कर सकते हैं जो रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और इनसे फर्टाइल यंग वन भी बन सकते हैं. यहां पे लायन और टाइगर से फर्टाइल यंग वन नहीं बना. यहां दूसरी एग्जांपल आपके सामने म्यूल. म्यूल जो है खच्चर जिसको बोलते हैं, इट इज फॉर्मड बाय द क्रॉस बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी. जब इन दो का क्रॉस करते हैं तो म्यूल बनता है. अब म्यूल भी स्टीराइल है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हॉर्स और डोंकी जो है ये सेम स्पीशीज है, क्योंकि इनसे फर्टाइल यंग वन नहीं बना. ये दो अलग अलग स्पीशीज है. क्लियर? इसके अलावा जो अर्नेस्ट मेयर है, दिस मैन इज कंसिडर्ड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी. इसने 3 इंपॉर्टेंट प्राइज अपने नाम कर दिए बायोलॉजी के. तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने ही रखने. क्लियर? अब प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे या लिविंग को कैसे डिफाइन करती है. एनसीईआरटी बोल रहे हैं वी हैव सर्टेन फीचर्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है. अब उनमें से कुछ फीचर्स नॉन डिफाइनिंग और कुछ फीचर जो है वो डिफाइनिंग फीचर्स है. यहां पे मैंने लिखा है फीचर्स ऑफ लिविंग क्या क्या है. वी हैव ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस. ये 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के. इसमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये नॉन डिफाइनिंग फीचर, ये वाले 3 फीचर्स डिफाइनिंग फीचर्स है. अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इट इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर. मास का बढ़ना या नंबर का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है. इंक्रीज इन मास, इट इज फॉर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म. क्लियर? जो भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल डिवीजन के बाद ऑर्गेनिज्म का मास अगर बढ़ गया तो हम बोलते हैं ग्रोथ हो गई, या अगर साइज इंक्रीज हुआ तो ग्रोथ हो गई. बट अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, उसमें उतना बड़ा मास तो इंक्रीज नहीं हो सकता है क्योंकि सिंगल सेल है. अगर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन से सेल का नंबर या इंडिविजुअल का नंबर बढ़ा तो वो हम ग्रोथ कंसीडर करते हैं. दैट मींस इंक्रीज इन मास इज फॉर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म
एंड इंक्रीज इन नंबर इट इज फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और ये दोनों मिलके ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अब क्या ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है एज पर दिस डेफिनेशन? राइट, एनसीईआरटी बोल रहा है जो सैंड ड्यून्स हैं वहां पे विंड से सैंड ड्यून के ऊपर अगर और सैंड पड़ी तो सैंड ड्यून का साइज मास इंक्रीज हुआ। यहां से आप बोल रहे हैं इंक्रीज इन मास जो वो ग्रोथ है। अब क्या सैंड ड्यून में भी ग्रोथ हुई? एब्सोल्युटली होती है। या इसी तरह माउंटेन के ऊपर अगर बर्फ पड़ रही है, वो जम रहा है, फिर से बर्फ पड़ रही है, तो इससे क्या होता है? माउंटेन का मास इंक्रीज हो रहा है। और आपने बोला इंक्रीज इन मास इज ग्रोथ, दैट मींस माउंटेन्स में भी ग्रोथ होती है। मतलब कि कुछ नॉन लिविंग फीचर्स जो नॉन लिविंग एंटाइटीज है उनमें भी ग्रोथ होती है। बट फर्क यह है नॉन लिविंग एंटाइटीज में ग्रोथ जो है वो एक्सट्रिंसिक होती है, बाहर से चीजें डिपॉजिट होती है और ग्रोथ होती है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें ग्रोथ अंदर से होती है, इंटरनल ग्रोथ है, इंट्रिंसिक ग्रोथ है, अंदर से मेटाबॉलिज्म से ग्रोथ होती है। क्लियर बात? तो अब ग्रोथ क्यों नॉन डिफाइनिंग फीचर है? क्योंकि ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, कुछ नॉन लिविंग एंटाइटीज में भी ग्रोथ शो होती है। समझ में आ रही ना बात? नाउ नेक्स्ट फीचर इज रिप्रोडक्शन। हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजनी को बढ़ाता है, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और डिफरेंट मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं फंजे की, वो डिफरेंट तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। वी हैव प्लैनेरिया, फ्लैट वर्म, उसमें ट्रू रीजनरेशन पाई जाती है। वी हैव डिफरेंट फिलामेंट्स एल्गी, प्रोटोनीमा, मॉसेस, डिफरेंट फंजे, दे रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर बैक्टीरिया है तो उसमें बाइनरी फिशन होता है। ये हर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब जो रिप्रोडक्शन है ये ऑर्गेनिज्म का एक फीचर है। अब नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों रखा हमने इसको? क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसा नहीं है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ ग्रोथ करेगा। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं वो लिविंग तो हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे वी हैव म्यूल, जिसकी मैंने अभी बात की। म्यूल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, वो चलता है, उसमें मेटाबॉलिज्म होती है, उसमें ग्रोथ होती है, उसमें कॉन्शियसनेस है, वो लिविंग तो है, बट उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो एक स्टीराइल ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो लिविंग तो हैं बट रिप्रोडक्शन नहीं करते। इसका मतलब रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि जिस किसी में रिप्रोडक्शन होती है वो लिविंग, जिसमें नहीं होगी वो नॉन लिविंग। हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऐसे हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होती है। जैसे वी हैव इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, वी हैव लाइगर, ये सारे स्टीराइल है, ठीक है ना। तो ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब डिफाइनिंग फीचर क्या क्या है? मेटाबॉलिज्म, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इनसाइड सेल। अगर सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तब सेल लिविंग है, तब ऑर्गेनिज्म लिविंग है। तो डिफाइनिंग फीचर है। सेल ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स का बना है, चाहे यूनिसेलर हो, मल्टीसेलर हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो। तो सेल का होना एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है ऑर्गेनिज्म का, तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है। कॉन्शियसनेस, हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बाहर के एनवायरनमेंट को सेंस करता है, क्यों ना वो एक सिंगल बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ये एबिलिटी है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस भी करता है और अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड भी करता है। फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया है तो हम सामने पास में शुगर रखेंगे तो वो अपने फ्लैजिला की मदद से शुगर तक पहुंचता है, मतलब कि इसने अपने बाहर के एनवायरनमेंट को सेंस किया। ऑर्गेनिजम्स में रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एबिलिटी होती है। क्लियर? यानी कॉन्शियसनेस जो है ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है। अब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनमें इसके अलावा एक और फीचर है, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ ह्यूमन के पास है, बाकी ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है। ओनली ह्यूमंस आर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स। इसका मतलब कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, बट अगर मैं बात करूं सेल्फ कॉन्शियसनेस की, ये एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है। तो हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि डिफाइनिंग फीचर क्या है और नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या है। इसके बाद में बात करूंगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी जो प्लैनेट अर्थ के ऊपर, इसके ऊपर टोटल कितने ऑर्गेनिजम्स हैं। एनसीईआरटी का डाटा है देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज जो अभी तक डिस्कवर हुए, जिनका हमने नाम वगैरह नॉमेनक्लेचर रखा है। अब इन सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए जो साइंस, जो ब्रांच ऑफ साइंस डील करता है, दैट्स कॉल्ड टैक्सोनॉमी। क्लियर बात? अब इस टर्म टैक्सोनॉमी को कॉइन किया है एपीडी कैंडोली ने, और हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मानते हैं कैरोलस लिनियस को, क्योंकि इसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब आपने कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया, अब इसके आप
टेक्सोनॉमी कैसे करोगे, हम एक हायरार्की को फॉलो करते हैं। देयर आर 4 स्टेप्स और 4 पिलर्स ऑफ टेक्सोनॉमी। वो क्या क्या है? पहला स्टेप है कैरेक्टराइजेशन। आपने कहीं पे कोई अननोन लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा, जैसे कोई प्लांट, कोई एनिमल या कोई इंसेक्ट, तो सबसे पहले अगर आपको उस ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करनी है या टेक्सोनॉमिक स्टडी करनी है, तो आप सबसे पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को नोट डाउन करते हैं। जो भी उसके बाहर के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है, उस बात को हम नाम देते हैं कैरेक्टराइजेशन। यानी आप सारे पॉसिबल विजिबल कैरेक्टर्स उस ऑर्गेनिज्म के नोट डाउन करते हो। उसके बाद सेकंड जो है दैट इज आइडेंटिफिकेशन। कैरेक्टर लिखने के बाद आप देखते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स किस ग्रुप से ज्यादा मैच होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्लांट डिस्कवर किया, आप प्लांट में देख रहे हैं कि इसमें फ्लावर है, उसमें सेपल्स का नंबर ये है, पेटल्स का नंबर ये है, उसमें एस्टिवेशन ये है, तो इसमें फाइलोटैक्सी कैसी है। तो आप इस प्लांट के कैरेक्टर्स को किसी दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर करोगे और देखोगे कि इसके फीचर्स किस ग्रुप के साथ ज्यादा मैच होते हैं। उसको हम नाम देते हैं आइडेंटिफिकेशन। फिर उसके बाद जिस ग्रुप के साथ इसके कैरेक्टर ज्यादा मैच होते हैं, आप इस प्लांट को प्लेस उसी ग्रुप में करोगे, तो हम नाम देते हैं इसको क्लासिफिकेशन। और लास्ट स्टेप जो है, हम आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन और क्लासिफिकेशन के बाद इस ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं, दैट्स नोन एज नॉमेनक्लेचर। अब ऑर्गेनिज्म के 2 तरह के नाम होते हैं, एक है वर्निकुलर या कॉमन नेम और दूसरा होता है साइंटिफिक नेम। हमें क्यों जरूरत पड़ी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देने की? क्योंकि जो कॉमन या वर्निकुलर नेम्स होते हैं, इनमें एम्बिग्यूटी है। ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज और रीजन टू रीजन चेंज होते हैं और इस नाम में एक रीजन में एक मीनिंग होती है, दूसरे रीजन में दूसरी मीनिंग होती है। तो हम वर्निकुलर नाम को यूज नहीं करेंगे साइंटिफिक वर्क के लिए, तो जरूरत पड़ी एक साइंटिफिक नाम देने की। अब अगर हमें प्लांट्स को नाम देना है, प्लांट को नाम देने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन डील करती है दैट इज ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। यहां पे आप डिफरेंस याद रखोगे, एनसीईआरटी ने यहां पे फॉर लिखा है, ऑफ नहीं लिखा है। इट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स की नेमिंग के साथ डील करते हैं दैट इज ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यहां पे फॉर लिखा है एनसीईआरटी के ऊपर और यहां पे ऑफ लिखा है। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस, एक प्लांट्स की नेमिंग के साथ डील करेगा और दूसरा जो है ये एनिमल्स की नेमिंग के साथ डील करता है। यहां तक बात क्लियर। अब इसके बाद जब भी हम साइंटिफिक नाम लिखते हैं, तो हम साइंटिफिक नाम लिखते टाइम कुछ सर्टन रूल्स को फॉलो करते हैं, राइट? जो साइंटिफिक नाम इट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, और कैरोलस लिनियस ने जो सिस्टम लाया है नेमिंग का दैट्स कॉल्ड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का मतलब जो साइंटिफिक नाम है ऑर्गेनिज्म का, उसमें 2 वर्ड्स होते हैं। क्लियर बात? यानी साइंटिफिक नाम जो इट ओनली कंसिस्ट्स ऑफ 2 वर्ड्स। जो कैरोलस लिनियस था जिसने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया, उसने अपना नाम भी चेंज करके बाइनोमियल में ही कन्वर्ट किया। उसका पूरा नाम था कॉरल वॉन लिन्नी और उसने नाम रखा कैरोलस लिनियस। क्लियर बात? तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोल रहा है कि नेम में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो है इट इज जेनेरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट। अब आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। ये मैंगो का साइंटिफिक नाम है, मैंगीफेरा इंडिका। पहला वर्ड जो है इट इज जेनेरिक नेम, दूसरा जो है इट इज स्पेसिफिक एपिथेट। दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। अब जेनेरिक नाम जो है इसमें पहला लेटर M जो है इसको मैंने कैपिटल करा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है इसका पहला वर्ड भी स्मॉल और सारे के सारे वर्ड स्मॉल। मतलब कि जब भी आप जेनेरिक नेम लिखते हैं इसमें पहला लेटर कैपिटल होगा और स्पेसिफिक एपिथेट के सारे लेटर स्मॉल होते हैं। पहला पॉइंट। सेकंड, अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो आपको इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन कर रहे हैं, और अगर हैंड रिटन अगर है तो अंडरलाइन करोगे, अगर आप टाइप कर रहे हैं तो दोनों को इटैलिक्स में लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा आप फॉन्ट चेंज करोगे इसका, ठीक है? अब हम हैंड रिटन जब लिखते हैं तो अंडरलाइन क्यों करना है, अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो इटैलिक्स में क्यों रखना है, ताकि हम इसका लैटिन ओरिजिन रिप्रेजेंट करें, टू शो इट्स लैटिन ओरिजिन। क्लियर? अब लैटिन क्यों? ये एक डेड लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में आने वाले 100-200 सालों में कोई चेंज नहीं आने वाली। तो हम हैंड रिटन जब करते हैं तो अंडरलाइन इसलिए करते हैं या इटैलिक्स में इसलिए लिखते हैं ताकि हम रिप्रेजेंट करें इसका लैटिन ओरिजिन, ठीक है?
अब हम साइंटिफिक नाम के लास्ट में इसके ऑथर का नाम भी लिख सकते हैं इन एब्रिवेटेड फॉर्म, और ये ऑथर का नाम जरूरी नहीं है कि हम इसको अंडरलाइन करें। यहां तक बात क्लियर है ना? तो ये कुछ रूल्स हमें फॉलो करने हैं किसी भी साइंटिफिक नाम को लिखते टाइम। ठीक, अब इसके बाद देखो ध्यान से, मैंने यहां पे पोटैटो और मकोई का साइंटिफिक नाम लिखा, सोलनम ट्यूबरोसम एंड सोलनम निग्रम। ये पोटैटो है, ये मकोई है, दोनों में जेनरिक नेम कॉमन, यहां पे भी सोलनम, यहां पे भी सोलनम। इसका मतलब जेनरिक नेम जो है वो सेम हो सकता है दो डिफरेंट स्पीशीज का। दूसरा नाम देखो, डिजिटालिस परप्यूरी, और यहां पे मैंने लिखा वायोला परप्यूरी। इट्स फॉक्सग्लो और ये वायलेट प्लांट। ठीक है, दोनों में स्पेसिफिक एपिथेट कॉमन है, यहां पे भी परप्यूरी, यहां पे भी परप्यूरी मैंने लिखा। इसका मतलब स्पेसिफिक एपिथेट भी सेम हो सकता है। इसके अलावा यहां पे मैंने एक साइंटिफिक नाम लिखा है नाजा नाजा। आपको जेनरिक नाम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम दिखते हैं। रैटस रैटस, जो कि रैट का साइंटिफिक नाम है, दोनों वर्ड सेम। या एक और नाम है गोरेला गोरेला, यानी कि ऐसा साइंटिफिक नाम जिसमें जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम अल्फाबेट का हो, हम ऐसे साइंटिफिक नाम को देते हैं टाटोनिम, जिसमें जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट सेम अल्फाबेट का होगा। ठीक है ना? इसके अलावा मैंने यहां पे एक और साइंटिफिक नाम लिखा, एकेशिया नीलोटिका नीलोटिका एंड होमो सैपियंस सैपियंस। एकेशिया नीलोटिका नीलोटिका, ये ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर आ गया, 3 नाम आ रहे हैं। ठीक है, यहां पे पहला जेनरिक नाम, स्पेसिफिक एपिथेट, और तीसरा जो है ये सब स्पीशीज का नाम है। और ऐसे नाम को हम नाम देते हैं ऑटोनिम, जहां पे सेम स्पेसिफिक एपिथेट और सब स्पीशीज। स्पेसिफिक एपिथेट नीलोटिका, सब स्पीशीज भी नीलोटिका। यहां पे स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज और सब स्पीशीज का नाम भी सैपियंस। तो यहां पे स्पेसिफिक एपिथेट और सब स्पीशीज अगर सेम है तो ऐसे नाम को बोलेंगे ऑटोनिम। यहां तक बात क्लियर है ना? इसके अलावा हम बात करेंगे सिस्टमैटिक्स की। अब जब टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन सिस्टम एडवांस हुई तो एक और ब्रांच इसमें बना, दैट इज सिस्टमैटिक्स। ये जो टर्म है इट वाज कॉइन्ड बाय लिनियस। इसने एक बुक लिखी दैट इज सिस्टमा नेचर, एक पब्लिकेशन की हेडिंग थी सिस्टमा नेचर। ठीक है ना? इसके अलावा इसने एक और बुक भी लिखी दैट इज स्पीशीज प्लेंटेरम। अब सिस्टमैटिक्स तो टैक्सोनॉमी ही है, जो स्टेप्स हम टैक्सोनॉमी में करते हैं वही स्टेप्स यहां पे भी, बट फर्क ये है यहां पे हम फाइलोजेनी को भी कंसिडर करते हैं, यानी कि हम ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसिडर करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशनरी लीनिएज है उसको भी हमने इन्वॉल्व किया। तो टैक्सोनॉमी के साथ अगर फाइलोजेनी भी इंक्लूड करेंगे, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म की भी अगर इंक्लूड करेंगे, तब जाके इसको हम नाम देते हैं सिस्टमैटिक्स। अब हमारे पास जो टैक्सोनॉमी है ये 2 तरह की है, एक क्लासिकल टैक्सोनॉमी, एक मॉडर्न टैक्सोनॉमी। जो पुरानी टैक्सोनॉमी है, जहां पे हम पुराने जमाने में क्लासिफिकेशन करते थे, वहां पे क्लासिफिकेशन सिर्फ होती थी मॉर्फोलॉजिकल बेस पे, यानी कि हम ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं, और वो भी ज्यादातर हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लेते थे जिनमें चेंजेस आते हैं ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, जो आजकल टैक्सोनॉमी है, यहां पे हम ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल कैरेक्टर के साथ साथ ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी कंसीडर करते हैं वायर क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म, राइट? जैसे कि हम कंसीडर करते हैं सेल स्ट्रक्चर, क्या ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल है, सेल स्टडी हम करते हैं, क्रोमोसोम नंबर को कंसीडर करते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंटल प्रोसेस और साथ साथ में इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को भी इंक्लूड करते हैं व्हाइल क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म, और ये हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी में करते हैं। जैसे हमने पहले भी बोला, क्लासिफिकेशन जो है इट इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया तो आप इसको डायरेक्टली कोई स्पीशीज या जीनस में रखते हो, राइट? आपने कोई प्लांट या कोई एनिमल जब डिस्कवर किया तो सबसे पहले आप इस ऑर्गेनिज्म के लिए किंगडम चूज करते हैं कि हमें इसको किस किंगडम में रखना है। फिर किंगडम के बाद दूसरी लेवल जो है दैट इज फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स एंड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लियर? फिर इसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, और इसके बाद है स्पीशीज। यानी कि आपने एक हायरार्की को फॉलो किया, उसको हम नाम देते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हमारे पास डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, राइट? अब यहां पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। वो टर्म है टैक्सॉन
और कैटेगरी, दैट इज टैक्सॉन और कैटेगरी, राइट। यहां पे मैंने क्या लिखा है, एक्चुअल नेम्ड ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट एनी हायरार्किकल लेवल। कोई भी ऑर्गेनिज्म्स का ग्रुप या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके साथ कुछ फीचर्स एसोसिएट होते हैं उसको हम टैक्सॉन नाम देते हैं। और कैटेगरी क्या है, कैटेगरी कोई रैंक या लेवल है ऑर्गेनिज्म की इन क्लासिफिकेशन हायरार्की। यानी आपने किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लिया, क्या वो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज है या किसी ग्रुप का आपने नाम लिया, अब वो ग्रुप क्या जीनस है, क्लास है, ऑर्डर है, वो उस ग्रुप की जो है दैट इज कैटेगरी हो गई। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, आप ध्यान से देखना। मैंने यहां पे एक साइड से टैक्सॉन लिखा और एक साइड से उन टैक्सॉन्स की कैटेगरी लिखी। देखो भाई, मैंने यहां पे लिखा पैंथेरा लियो यानी लॉयन। अब लॉयन जो है ये एक स्पीशीज है, यानी लॉयन जो है वो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में किस ग्रुप से बिलोंग करता है। आपने बोला ये स्पीशीज है, जो आपने स्पीशीज बोला, अब ये स्पीशीज इस पैंथेरा लियो की कैटेगरी हो गई, राइट। ये खुद टैक्सॉन है, इसकी कैटेगरी जो है दैट इज स्पीशीज। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, आपने बात की मैमल्स की। मैमल्स एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिसके कुछ फीचर्स है, जैसे इनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें बॉडी हेयर्स होते हैं, एटस्ट्रा एटस्ट्रा, राइट। अब जो आपने मैमल नाम लिया ये एक टैक्सॉन है, लेकिन ये टैक्सॉन आप में से किस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के साथ किस लेवल से बिलोंग करता है। अब इसकी जो कैटेगरी है दैट इज क्लास। समझ में आ रही ना बात। नाउ वी हैव अनदर दैट इज इंसेक्टा। इंसेक्टा एक ग्रुप है एनिमल्स का, क्लियर। अब ये ग्रुप किस लेवल से बिलोंग करता है, वो है क्लास, क्लियर। यानी आप ऐसे समझो, जो कैटेगरी है ये मान के चलते एक जॉब टाइटल है। कोई कंपनी होती है, उस कंपनी में डिफरेंट हायरार्की होती है, डिफरेंट जॉब टाइटल्स होते हैं। उस कंपनी का सीईओ होता है, उस कंपनी में मैनेजर होता है। ये जो पोस्ट्स हैं, ये जो जॉब टाइटल है, ये कैटेगरी है। अब उस जॉब टाइटल को कौन होल्ड कर रहा है, उस कंपनी का सीईओ होना कैटेगरी है, लेकिन उस सीईओ का नाम जो है मिस्टर एक्स, वो टैक्सॉन है। इसी तरह से कंपनी का मैनेजर ये कैटेगरी है, लेकिन मैनेजर मिस्टर वाई है, ये टैक्सॉन हो गया। यानी जॉब टाइटल जो है ये कैटेगरी है और वो पर्सन जो उस जॉब को होल्ड कर रहा है वो टैक्सॉन हो गया। क्लियर बात। अब आपके पास यहां पे एक और एग्जांपल हुआ है मालवेसी। मालवेसी एक टैक्सॉन, क्लियर। यानी ये ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिनके कुछ फीचर्स हैं। अब ये किस लेवल से बिलोंग करता है, आपने बोला फैमिली। अब इस मालवेसी की जो कैटेगरी है दैट इज फैमिली, राइट। एक और यहां पे आपने लिखा कैनस। कैनस जो है ये डॉग का जीनस है, तो इसकी जो कैटेगरी है वो जीनस। अब आपके पास टोटल जो है देयर आर 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इन 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आपको बहुत सारे टैक्सॉन मिलेंगे। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये आपके सामने यहां पे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सबसे टॉप लेवल पे मैंने यहां पे किंगडम रखा, इट इज फॉलोड बाय फाइलम। अगर एनिमल्स की बात करेंगे, अगर प्लांट की बात करेंगे तो डिवीजन, फिर इसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। यहां से अगर मैं यहां जा रहा हूं तो किंगडम के बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अब इस हायरार्की को याद रखने के लिए आपके पास एक निमोनिक है जिससे आपको ये ऑर्डर, ये सीक्वेंस याद रहेगी। और वो निमोनिक आपके सामने है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। के किंगडम, पी स्टैंड्स फॉर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इससे आपको ये सीक्वेंस याद रहेगी। अब इस हायरार्की में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर हम किंगडम से स्पीशीज की ओर जाएंगे, अगर हम किंगडम से टुवर्ड्स स्पीशीज जाएंगे तो ऑर्गेनिजम्स के बीच जो सिमिलरिटी है वो इंक्रीज होती है, यानी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं। क्लियर। यानी सिमिलरिटी इंक्रीज हो रही है और ऑर्गेनिज्म के बीच जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर बात। 2 स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म ज्यादा कॉमन होंगे एज कंपेयर टू 2 जीनस। क्लियर। इसका मतलब जीनस जो है उनमें उतनी सिमिलरिटी नहीं होगी जितने स्पीशीज में सिमिलरिटी है। अब अगर हम स्पीशीज से जाएंगे टुवर्ड्स किंगडम तो सिमिलरिटी जो ऑर्गेनिजम्स के बीच है वो डिक्रीज हो गई और कॉमन कैरेक्टर्स भी ऑर्गेनिज्म के बीच डिक्रीज हो गए। यानी कि स्पीशीज, एक जिनस के अंदर जो 2 स्पीशीज है उनके कैरेक्टर ज्यादा कॉमन एज कंपेयर टू फैमिली के अंदर जो 2 जिनस हैं। इसी तरह से 2 फैमिलीज के
कैरेक्टर ज्यादा कॉमन होंगे एज कंपेयर टू टू ऑर्डर्स। क्लियर बात। तो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी आपको इस लेवल पे मिलेगा और सबसे कम सिमिलैरिटी जो है वो किंगडम लेवल पे आपको मिलेगा। और सबसे लोवेस्ट या बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी जो है दैट इज स्पीशीज, दैट इज स्पीशीज। क्लियर। इसको लेके आपको बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखोगे आप, मैंने यहां पे लिखा है एनिमल, मैमल और डॉग। क्या ये टैक्सोन है कि कैटेगरी है? क्लियर। अगर मैं यहां पे 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का नाम लिखता, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, वो कैटेगरी हो गई। लेकिन मैंने यहां पे लिखा एनिमल, मैमल और डॉग, ये तीनों के तीनों टैक्सोन है। लेकिन ये टैक्सोन किस किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? अगर मैं एनिमल की बात करूं, एनिमेलिया जो ये किंगडम है, इसकी कैटेगरी किंगडम। अगर मैं बात करूं मैमल की, इसकी जो कैटेगरी है वो क्लास है। अगर मैं बात करूं डॉग की, ये एक स्पीशीज है। यानी कि ये 3 अलग अलग टैक्सोन है, लेकिन इनकी कैटेगरीज जो है वो भी डिफरेंट है। इसका मतलब डिफरेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। यहां पे ये अलग अलग टैक्सोन है, अलग अलग कैटेगरीज के। समझ में आ रही ना बात? यहां पे एक और एग्जांपल आपके सामने, वो है मालवेसी, ब्रेसिकेसी एंड सोलनेसी। ये 3 अलग टैक्सोन, इनके कैरेक्टर्स अलग हैं। बट अगर मैं लेवल की बात करूं, मालवेसी ये एक फैमिली है, यानी इसकी कैटेगरी जो है वो फैमिली है, ये फैमिली। ब्रेसिकेसी ये भी फैमिली है। सोलनेसी ये भी फैमिली का नाम है। समझ में आ रही ना बात? अब यहां पे 3 अलग अलग टैक्सोन, लेकिन इनकी लेवल जो है, इनके रैंक जो है, इनकी कैटेगरी जो है वो सेम है। तो मैंने क्या लिखा? डिफरेंट टैक्सोन एट सेम लेवल। अलग अलग टैक्सा जो है ये सेम लेवल से बिलोंग करते हैं। आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है, आपके सामने डिफरेंट टैक्सोन का नाम लिखा होगा, आपको बोलना होगा क्या ये सेम टैक्सोन सेम लेवल से बिलोंग करते हैं, सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? क्या ये डिफरेंट टैक्सोन सेम लेवल के हैं? क्या ये सेम लेवल सेम कैटेगरी या सेम डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक और एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स और पाइसेस। ठीक है, आपको बोलना है कि ये टैक्सोन सेम है कि डिफरेंट है, और इनकी कैटेगरी क्या सेम है कि डिफरेंट। आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दोगे। इसी तरह से मैंने यहां पे लिखा प्राइमेटा, मैंने लिखा पोएसी और आर्थ्रोपोडा। आपको बोलना है क्या ये सेम टैक्सोन सेम कैटेगरी के हैं कि ये सेम टैक्सोन डिफरेंट कैटेगरी के हैं, या ये डिफरेंट टैक्सोन सेम कैटेगरी के हैं, या ये डिफरेंट टैक्सोन डिफरेंट कैटेगरी के। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। इन 2 का आप जवाब कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है ना? अब जब भी हम कोई भी ग्रुप लिखते हैं, कोई भी कैटेगरी लिखते हैं, हम उसके लास्ट में कोई स्पेसिफिक सफिक्स डालते हैं, और ये ज्यादातर प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल है। यानी आप लास्ट के 2-3 लेटर्स देख के आप बता सकते हैं कि ये किस कैटेगरी का नाम है, सफिक्स देख के। जैसे कि मैंने यहां पे क्या लिखा, अगर किसी नाम के लास्ट में एसी होगा, ACEAE, प्लांट के केस में समझ लेना चाहिए कि ये फैमिली का नाम है। जैसे मालवेसी, ब्रेसिकेसी, एस्टरेसी, लिलिएसी, पोएसी। समझ में आ रही बात? ये सारी की सारी फैमिलीज हैं। अगर लास्ट में एसी है तो वो फैमिली का नाम होगा। अगर लास्ट में एल्स है, ALES, किसी ग्रुप के नाम के लास्ट में एल्स अगर आ रहा है तो समझ लो वो ऑर्डर का नाम है। जैसे पोएल्स ये ऑर्डर है, एनाकार्डियल्स ये ऑर्डर है, मार्केनशेल्स ये ऑर्डर है। क्लियर? अगर आपके किसी भी लेवल के लास्ट में AE होगा, या ऑप्सिडा होगा, या फाइसी होगा, तो वो क्लास का नाम हो सकता है, किसी प्लांट के क्लास का नाम। जैसे डाइकोटिलिडनी, ब्रायोप्सिडा एंड रोडोफाइसी, ये तीनों प्लांट्स के क्लासेस हैं। अब अगर लास्ट में फाइटा होगा, सफिक्स फाइटा होगा, तो ये किसी प्लांट के डिवीजन का नाम होगा। समझ में आई बात? तो आप इन सफिक्स से देख सकते हैं कि ये किस कैटेगरी का नाम है। बट ये ज्यादातर प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट टेबल है जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, ज्यादा चांस से आपको इन टेबल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप बेटा ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, मैंने यहां पे स्पीशीज का नाम लिखा। जब भी हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ते हैं तो सबसे लोवेस्ट पे स्पीशीज, स्पीशीज के बाद जिनस। जब बहुत सारे स्पीशीज के कैरेक्टर्स मिलते हैं वो बड़ा ग्रुप बनाते हैं, दैट इज जिनस। जब जिनस कॉमन कैरेक्टर्स के होंगे तो मिलके बनाते हैं फैमिली, यानी एक फैमिली के अंदर डिफरेंट जिनस होंगे लेकिन उनके कुछ सिमिलैरिटीज होंगे। अब डिफरेंट फैमिली जिनके कैरेक्टर सेम होंगे वो मिलके बनाते हैं ऑर्डर। अब
दो तीन ऑर्डर्स या बहुत सारे ऑर्डर्स के कैरेक्टर्स अगर थोड़े से मिल रहे हैं तो वो ऑर्डर्स मिलके हम एक बड़े ग्रुप में रखते हैं, दैट इज क्लास। फिर क्लास से बड़ा ग्रुप है डिवीजन, और डिवीजन से बड़ा ग्रुप है दैट इज किंगडम। अब कैसे यह हम बनाते हैं, तो यहां पे कुछ एग्जांपल आपके पास, मैंने यहां पे तीन अलग अलग ऑर्गेनिज्म का या स्पीशीज का नाम लिखा। आपके सामने है पैंथेरा लियो यानी लॉइन, आपके पास है पैंथेरा पार्डस यानी वी हैव लेपर्ड, एंड वी हैव पैंथेरा टाइग्रिस यानी टाइगर। ठीक है ना, आपके पास तीन नाम मैंने यहां पे दिए। अब ये तीनों स्पीशीज है, लेकिन ये तीनों स्पीशीज सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, दैट इज पैंथेरा, दैट इज पैंथेरा। समझ आ रही है ना बात, यानी कि इन तीन स्पीशीज का जीनस सेम है और वो है पैंथेरा, वो है पैंथेरा, राइट। क्योंकि पैंथेरा लियो पहला वर्ड जो है, पहला नाम है वो नेम ऑफ जीनस है, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। यहां पे भी पैंथेरा, यहां पे भी पैंथेरा, यहां पे भी पैंथेरा, तो इन तीनों का कॉमन जीनस है दैट इज पैंथेरा, राइट। इसके बाद दूसरा ऑर्गेनिज्म यहां पे दैट इज फेलिस डोमेस्टिका, जो कि कैट का साइंटिफिक नाम है। इसका यहां पे जीनस है फेलिस, तो मैंने यहां पे लिखा फेलिस, ठीक है, इसका जीनस है फेलिस। फिर कैनस फैमिलियरिस जो कि डॉग का साइंटिफिक नाम है, तो जीनस क्या है, इट इज कैनस। होमो सैपियंस ह्यूमन बीइंग, इसका यहां पे जीनस है होमो। फिर इसके बाद मस्का डोमेस्टिका जो कि हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नाम है, इसका यहां पे जीनस जो है दैट इज मस्का। ये इन स्पीशीज का मैंने यहां पे जीनस लिखा, क्लियर बात। अब बहुत सारे जीनस मिलके फैमिलीज बनाते हैं। अब आप देखोगे ध्यान से, जो पैंथेरा है और फेलिस है, ठीक है ना, इनके कैरेक्टर सिमिलर हैं, तो हमने इनको मिला के एक सेम ग्रुप में रखा जो कि फैमिली है, और उस फैमिली का नाम है फेलिडी। फेलिडी एक टैक्सॉन, और यहां पे जो ऊपर ये फैमिली है ये इसकी कैटेगरी। अब टैक्सॉन और कैटेगरी में आपको फर्क समझ में आता होगा, क्लियर बात। अब इसके बाद कैनस, कैनस एक जीनस है जिस फैमिली के अंदर ये आता है दैट इज कैनेडी। फिर होमो, होमो की जो फैमिली है दैट इज होमोनिडी, और मस्का की जो फैमिली है दैट इज मस्किडी, ठीक है ना। अब फैमिलीज मिलके क्या बनाएंगे, इससे बड़ा ग्रुप बनाएंगे दैट इज ऑर्डर। ध्यान से देखोगे बेटा, यहां पे फेलिडी और कैनेडी इनके कैरेक्टर सिमिलर हैं, तो ये मिलके एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं दैट इज कार्निवोरा। कार्निवोरा टैक्सॉन है, और इसकी जो कैटेगरी है दैट इज ऑर्डर, क्लियर। इसी तरह से होमोनिडी का ऑर्डर जो है दैट इज प्राइमेटा, मस्किडी का जो ऑर्डर है दैट इज डिप्टेरा। आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। आपको इसमें से किसी भी ग्रुप का कोई भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई का बताओ, इसमें क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, या ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस लेवल पे आके मैच होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद ऑर्डर्स मिलके बड़ा ग्रुप बनाते हैं दैट इज क्लास। यहां पे कार्निवोरा और प्राइमेटा इनमें सिमिलैरिटीज हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, बॉडी हेयर्स होते हैं एक्स्ट्रा, तो ये मिलके एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं दैट इज क्लास, और इस क्लास का नाम है मैमलिया। इसी तरह से डिप्टेरा का जो क्लास है दैट इज इंसेक्टा, ठीक है ना। फिर डिवीजन, मैमलिया जो है ये जिस डिवीजन के अंडर आएगा दैट इज कॉर्डेटा। इंसेक्टा का जो डिवीजन है दैट इज आर्थ्रोपोडा। फिर ये दोनों डिवीजन जिस किंगडम से बिलोंग करते हैं दैट इज किंगडम एनिमेलिया, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। ये हमने इन ऑर्गेनिजम्स, इन स्पीशीज की टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखी। अब इस टेबल से देखो आपको क्या चीजें याद रखनी। आपको सवाल पूछा जाएगा, ये फेलिस डोमेस्टिका है यहां पे जो कि कैट है, और यहां पे होमो सैपियन है जो कि ह्यूमन बीइंग है। आपसे पूछा जाएगा कैट और ह्यूमन बीइंग ये किस लेवल पे आके मिलते हैं, या इनकी कौन सी कॉमन कैटेगरी है, कॉमन कैटेगरी है। देखो भाई ध्यान से, यह यहां पे होमो सैपियन प्राइमेटा, इसका क्लास है मैमलिया, और कैट का भी क्लास है मैमलिया। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग और कैट जो है ये जिस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को शेयर करते हैं दैट इज क्लास, और वो क्लास है मैमलिया। यानी मैमलिया या क्लास लेवल पे आके ह्यूमन बीइंग और कैट जो है इनका एक ही ग्रुप है, क्लियर बात। या आपसे पूछा जाएगा पैंथेरा पार्डस और कैनस फैमिलियरिस डॉग, डॉग और लेपर्ड इनका कौन सा कॉमन कैटेगरी है। तो जब आप इस हायरार्की को देखोगे यहां पे अगेन आपको मिलेगा इनका ऑर्डर्स। आपसे पूछा जाएगा लोवेस्ट कौन सा, लोवेस्ट लेवल कौन सी सिमिलर है। इनका क्लास भी सिमिलर है, इनका ऑर्डर भी सेम है, लेकिन आपको अगर लोवेस्ट पूछा जाएगा तो आप ऑर्डर लिखोगे दैट इज कार्निवोरा, ठीक है ना। ये तो हमने कुछ एनिमल ग्रुप में उनकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखी। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं प्लांट्स की।
यहां पे इस टेबल में मैंने प्लांट्स के हायरार्की को लिखा। अब मैंने जेनस का नाम यहां पे लिखा। वी हैव 3 प्लांट्स, वी हैव दत्तूरा, सोलनम एंड पेटूनिया। ये तीनों प्लांट्स जो हैं ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड दैट फैमिली इज सोलिनेसी। लास्ट में एसी है तो फैमिली का नाम है सोलिनेसी। इसके बाद दूसरा जेनस है यहां पे कन्वॉल्वुलस, ये प्लांट का जेनस है, जिस फैमिली के अंदर आता है दैट इज कन्वॉल्वुलेसी। फिर मैंगिफेरा, ये जीनस है, स्पीशीज है मैंगिफेरा इंडिका। अब इसका जीनस है मैंगिफेरा। मैंगिफेरा जिस फैमिली के अंदर आता है दैट इज एनाकार्डियेसी। आपको चीजें याद रखनी है। ट्राइटिकम, आपके पास वीट का जो बॉटनिकल नाम है ट्राइटिकम एस्टिवम। अब इसका जीनस जो है दैट इज ट्राइटिकम। इस ट्राइटिकम जो है ये आता है फैमिली पोएसी के अंडर, ठीक है ना। अब फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बनाते हैं, फैमिली सोलिनेसी और फैमिली कन्वॉल्वुलेसी। इनके सिमिलर कैरेक्टर्स होने की वजह से इनका सेम ऑर्डर है दैट इज पॉलीमोनियल्स, दैट इज पॉलीमोनियल्स। लास्ट में एल्स आता है, मतलब ये ऑर्डर का नाम है, ठीक है ना। तो इनका सेम ऑर्डर है दैट इज पॉलीमोनियल्स। एनाकार्डियेसी जो है फैमिली, ये जिस ऑर्डर में आता है दैट इज सेपेंडेल्स, सेपेंडेल्स। पोएसी जिस ऑर्डर में आता है दैट इज पोएल्स, लास्ट में एल्स एल्स है, तो समझ लो ये ऑर्डर का नाम है। अब ऑर्डर मिलके क्लास बनाते हैं। पोएल्स और सेपेंडेल्स इनके कॉमन कैरेक्टर्स होने की वजह से, यानी इनमें 2 कॉटलेडन होते हैं, राइट। इनमें रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन होती है, इनमें ज्यादातर टैप रूट सिस्टम है, जिसकी वजह से इनका कॉमन क्लास है दैट इज डाइकॉटलेडनी, डाइकॉटलेडनी। पोएल्स का जो ऑर्डर है सॉरी क्लास है दैट इज मोनोकॉटलेडनी। फिर इसके ऊपर बड़ा जो डिवीजन, बड़ा जो लेवल है दैट इज डिवीजन। डाइकॉटलेडन और मोनोकॉटलेडन इनका डिवीजन है एंजियोस्पर्मी, राइट। और ये एंजियोस्पर्मी जिस किंगडम के अंदर आता है दैट इज प्लेंटिया। अब इसमें से सवाल बन सकता है, आप बताओ पेटूनिया, पेटूनिया और मैंगो ये कौन सी लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इनकी कॉमन है, ठीक है ना। लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है दैट इज क्लास, इनका क्लास कॉमन है वो है डाइकॉटलेडनी। इनका डिवीजन भी कॉमन है, किंगडम भी कॉमन है, लेकिन आपसे लोवेस्ट पूछा जा रहा है तो आप लिखोगे डाइकॉटलेडन यानी क्लास। समझ में आ रही ना बात। इसी तरह से दत्तूरा और कन्वॉल्वुलस का क्या कॉमन है, इनका ऑर्डर कॉमन है दैट इज पॉलीमोनियल्स। तो इस तरह से सवाल आपको इस टेबल से पूछे जाएंगे। यहां तक क्लियर है ना। अब हम इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्लियर, जिसमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस होगी इस चैप्टर की। देखो भाई ध्यान से, यहां पे आपके सामने एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। आपके सामने यहां पे फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, बोलो खुद ये किनका नाम है, ये कैटेगरीज का नाम है। यहां पे प्राइमेटा, होमिनिडी, कॉर्डेटा, मैमलिया ये टैक्सॉन का नाम है, ये टैक्सॉन का नाम है। मैमलिया ये टैक्सॉन है, आपको देखना है इनकी कैटेगरी क्या है, ठीक है ना। आपको टैक्सॉन को कैटेगरीज के साथ मैच करना है। अभी हमने देखा प्राइमेटा जो है प्राइमेटा, इस वाली स्लाइड पे आते हैं। प्राइमेटा, प्राइमेटा की कैटेगरी क्या है, इट इज ऑर्डर, इट इज ऑर्डर, इसकी कैटेगरी है ऑर्डर, तो प्राइमेटा की कैटेगरी है ऑर्डर। होमोनिडी ये ह्यूमन बीइंग की फैमिली का नाम है। वी हैव कॉर्डेटा, इस वाली स्लाइड पे फिर से देखो, कॉर्डेटा जो है ये डिवीजन का नाम है, डिवीजन है, यहां पे फाइलम लिखना, यहां पे फाइलम लिखना, ये जो है इन केस ऑफ एनिमल्स वी हैव फाइलम, डिवीजन की जगह पे फाइलम लिखते हैं, ठीक है ना। अब कॉर्डेटा जो है ये फाइलम है, कॉर्डेटा फाइलम है, कॉर्डेटा फाइलम है। क्लास जो है मैमलिया जो है क्लास है। तो आपको इन ऑप्शंस को देखना है, ए का आएगा सेकंड, ए का आएगा सेकंड और बी का है फर्स्ट, बी का है फर्स्ट। आपको ये वाली दो ऑप्शन सेम दिख रही है, इनको आप इन दो ऑप्शन को आप जीरो आउट करोगे, अब देखोगे ही नहीं इन दो ऑप्शन को, अब आप इन दो ऑप्शंस पे फोकस करोगे। अभी फिलहाल इनके दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं। अब इसके बाद क्लास का आएगा 4, सी का आएगा 4, यहां पे सी का थर्ड, तो करेक्ट ऑप्शन ये है। डी का है 3, डी का है 3, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग में आपको जवाब मिलेगा सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, assertion reason टाइप क्वेश्चन है। There is a need to standardize the name of living organisms such that a particular organism is known by the name, same name all over the world। यानी हमें ऐसे नेमिंग सिस्टम की जरूरत पड़ी जिसमें से एक ऑर्गेनिज्म को पूरी दुनिया में सेम नाम से पुकारा जाएगा। क्लियर बात।
लोकल नेम्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विच क्रिएट कंफ्यूजन। भाई हमें क्यों जरूरत पड़ी साइंटिफिक नाम बनाने की, एक ऑर्गेनिज्म को एक यूनिवर्सल नाम देने की? इसलिए क्योंकि जो कॉमन नेम है, जो वर्निकुलर नेम है, उसमें एम्बिग्यूटी है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं क्योंकि वो हर लैंग्वेज में, हर रीजन में अलग अलग है। ठीक है ना? तो ये असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है ये असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है ना? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्यों, कैसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की? क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि हमें एक साइंटिफिक नाम की जरूरत पड़ी जिसमें से एक ऑर्गेनिज्म को पूरी दुनिया में सेम नाम से पुकारा जाएगा, क्योंकि कॉमन नेम में एम्बिग्यूटी है, उसमें कंफ्यूजन है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है दैट इज फर्स्ट। दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। Nomenclature is governed by certain universal rules. Which of the following is contrary to the rule of nomenclature? यानी nomenclature जो है, binomial nomenclature, उसमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। आपको बोलना है उनमें से कौन सा वो रूल नहीं है। ठीक है ना? Biological names can be written in any language. The first word of biological name represents the genus. सही बात है। Second name represents specific epithet. सही। The names are written in Latin and italicized when printed. जब इसको लिखते हैं तो the names are written in Latin, हाँ, and italicized when printed. When written by hand, the names are to be underlined. जब हम हाथ से लिखते हैं तो हम साइंटिफिक नाम को अंडरलाइन कर रहे हैं ताकि इसका लैटिन ओरिजिन जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहां पे पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। नहीं भाई, बायोलॉजिकल नेम्स यूजुअली जो लैटिन लैंग्वेज से हैं, और अगर किसी और लैंग्वेज से हम बायोलॉजिकल नाम लेते हैं तो हम उस नाम को लैटिनाइज करते हैं। ठीक है ना? तो ये वाला ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है, मतलब कि ऑप्शन ये सही है, और हमें ढूंढना है कि कौन सा नॉमेनक्लेचर का रूल नहीं है। Study the four statements. The two correct ones out of them. आपको दो करेक्ट ढूंढने हैं इसमें से। Definition of biological species was given by Ernest Mayr. Biological species का कॉन्सेप्ट जो है वो अर्नेस्ट मेयर ने दिया, बिल्कुल सही है। Photo period does not affect the reproduction in plants. बोल रहा है कि फोटो पीरियड से रिप्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने इसमें पहले ही देखा, जब हमने फीचर्स ऑफ लिविंग देखा रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई में, एक प्लांट को बाहर के एनवायरनमेंट से फर्क पड़ता है। ड्यूरेशन ऑफ डे या ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्या है वो डिसाइड करते हैं कि प्लांट में फ्लावरिंग या रिप्रोडक्शन कब होगी। क्लियर? यानी फोटो पीरियड जो है इसलिए लिखा डज नॉट अफेक्ट, बट फोटो पीरियड डज अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फिलहाल ये इनकरेक्ट है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटाकर। आर.एच. विटाकर ने नहीं दिया, इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है इट वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो ये ऑप्शन भी आपके पास इनकरेक्ट है। इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद द ग्रोथ। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, एमीबा, पैरामीशियम, इनमें ग्रोथ जो है वो किसके बराबर है? इनमें ग्रोथ जो है वो रिप्रोडक्शन के बराबर है। क्लियर? क्योंकि ग्रोथ हम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में मानते हैं इंक्रीज इन नंबर, और नंबर इंक्रीज होता है बाय रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो ये दोनों सिनोनिम है। इसका मतलब ए और डी जो है ये सही ऑप्शन है, ए और डी। तो थर्ड इसका आंसर आएगा। X and Y are the components of binomial nomenclature. This naming system was proposed by binomial nomenclature. This was proposed by Z. Z एक कैरोलस लीनियस। ठीक है ना? तो कैरोलस लीनियस कहां पे है? इधर और इधर कैरोलस लीनियस है, तो इन दो को हम डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है ना? अब X एंड Y आर कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के दो कंपोनेंट्स हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। पहला होता है जेनेरिक, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। यानी X आपका होगा जेनेरिक नेम, Y होगा स्पेसिफिक एपिथेट। X जेनेरिक नेम, Y स्पेसिफिक एपिथेट, और इट वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो आपके पास पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। Select the incorrect match with respect to the given taxonomic category of wheat. Wheat की बात हो रही है, ट्राइटिकम एस्टिवम की। ट्राइटिकम एस्टिवम जिनस है इसका, ट्राइटिकम सही है। फैमिली इसकी एस्टिवम है, नहीं इसकी फैमिली हमने अभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में देखी। यहां पे देखो भाई, एक सेकेंड, आप इस वाली चार्ट को एक बार फिर से देखो। ये वीट है ना, इसकी फैमिली जो है, इसकी फैमिली है पोएसी, इसकी फैमिली है पोएसी। यहां पे बोल रहा है इसकी फैमिली जो है वो एस्टिवम है, तो ये इनकरेक्ट है। ऑर्डर है पोएल्स और क्लास है मोनोकॉटिलिडनी। आपको ढूंढना था इनकरेक्ट वन, तो इनकरेक्ट वन ये है। ठीक है ना?
In higher category, there is great difficulty of determining the relationship to other taxa of the same level. In higher taxa, there are less characteristics than the members within the same within the taxa share. हमने अभी बोला टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जब हम किंगडम से स्पीशीज की ओर आएंगे तो कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं, अगर हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ आएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर जो है वो कम होते हैं और हमें डिफिकल्टी होती है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में, ठीक है ना। यानी कि इन हायर कैटेगरी का मतलब टुवर्ड्स किंगडम देयर इज ग्रेटर डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैग्स ऑफ द सेम लेवल। हमें डिफिकल्टी हो रही है क्लियर ऑर्गेनिजम्स के बीच रिलेशनशिप ढूंढने में, क्योंकि हायर वी गो वी हैव लेस सिमिलर कैरेक्टर्स इन हायर टैक्सा। अब हायर टैक्सा में डिफिकल्टी क्यों हो रही है, खुद बोल रहा है रीजन में, इन हायर टैक्सा देयर आर लेस कैरेक्टर्स देन द मेंबर्स विद इन द सेम टैक्सा। जितना हम हायर कैटेगरीज की तरफ जाएंगे टुवर्ड्स किंगडम तो हमें सिमिलर कैरेक्टर्स कम दिखेंगे, जिसकी वजह से हमें डिफिकल्टी हो रही है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। यानी असर्शन और रीजन दोनों सही है और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसका आपका ऑप्शन फर्स्ट आंसर आएगा। स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हाँ है। Two plants can be said to belong to same species if they can reproduce freely with each other and form seeds. बोल रहा है कि स्पीशीज जो ये बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, हाँ है। फिर दूसरे में बोल रहा है कि स्पीशीज ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, ये प्लांट्स की बात कर रहा है। तो ऐसे दो प्लांट्स जो रिप्रोडक्शन करते हैं और उनसे सीड बनता है, सीड का मतलब ऑफस्प्रिंग। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला भी और सेकंड भी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, पहला ऑप्शन। हमें ढूंढना है इनकरेक्ट वन, आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन लैंग्वेज से लेते हैं, सही है। एंड रिटन इन इटैलिक्स, हम उसको टेढ़ा लिखते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन, क्लियर। यानी कि दे आर लैटिनाइज्ड, जब भी हम किसी और लैंग्वेज से नाम लेते हैं तो हम उसको लैटिनाइज करते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास पहला ऑप्शन सही है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, पहला वर्ड जीनस है, एंड सेकंड कंपोनेंट है स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल सही। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन्ड, जब हम बायोलॉजिकल नाम लिखते हैं तो हम उसको जीनस को भी अलग अंडरलाइन करते हैं और हम स्पीशीज को भी अलग अंडरलाइन करते हैं। क्यों अंडरलाइन करते हैं? टू रिप्रेजेंट इट्स लैटिन ऑरिजिन, सेपरेटली अंडरलाइन, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में हम लिखते हैं अगर प्रिंट कर रहे हैं, टू इंडिकेट देयर वर्निकुलर ऑरिजिन, वर्निकुलर ऑरिजिन नहीं बल्कि लैटिन ऑरिजिन जो है वो इंडिकेट करने के लिए हम इसको या तो अंडरलाइन कर रहे हैं या इसको इटैलिक्स में लिख रहे हैं। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहां पे लिख रहा है वर्निकुलर ऑरिजिन। अगर यहां पे लैटिन ऑरिजिन होता तो ऑप्शन ठीक है, तो ये फिलहाल गलत है। द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स द जीनस, स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। हाँ, ये रूल भी है नॉमेनक्लेचर का। तो सारे ऑप्शन सही है, तो आपके पास इनकरेक्ट वन जो है वो थर्ड ऑप्शन है। तो यहां तक हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को कंसाइज करके कंप्लीट किया और इसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से एक बार जो है रिवाइज कीजिए, इन नोट्स को फॉलो कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।